इस विचारधारा ने दिया है। आज के देश इस हिंदुत्व का और इस सनातन का रखवाला उनसे बढ़कर कोई और नहीं है। इस बात को मैं दावे से आपसे रख सकता हूं, कर सकता हूं। 2017 में आपने एक रिकॉर्ड यहां पर बनाया था, 10,734 वोटों से जिताकर यहां से भेजा था। रिकॉर्ड में इसलिए कह रहा हूं कि 2012 में जब डिलिमिटेशन हुई तो 3 विधानसभाओं से कुछ टुकड़े टूटकर एक नई विधानसभा का हुआ था और तीनों ही विधानसभाओं में इससे पूर्व कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 30,000 ज्यादा मत नहीं मिले थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2017 में आपने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया था। पूर्व में बैंक अधिकारी रहा हूं और आज मन से ये अपील करने वाला हूं कि हम जब बैंक में नौकरी करते थे तो ब्याज लेते भी थे और ब्याज देते भी थे। मैं अपने आप को यहां पर प्रतिबद्ध करता हूं, वचनबद्ध करता हूं कि आपके एक वोट की कीमत आने वाले समय में चुकाऊंगा। आप 2022 के चुनावों में भी और जो आपने 2017 में आशीर्वाद दिया था उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दे। मैं आश्वस्त करता हूं कि 68 विधानसभाओं के अंदर मेरी ये जयसिंहपुर की विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करके आपको देंगे, क्योंकि मुझ पर मेरे मुख्यमंत्री की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। आज पुनः इस निवेदन के साथ और एक आपकी ओर से एक प्रण आपको सब लेना है कि इस देश की रक्षा का प्रभार जिन पे है वो खुद यहां पर चलकर आपसे अपील करने के लिए आए हैं। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनका सुयोग्य मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। मैं कायल हूं इनकी बुलंद आवाज का, मैं कायल हूं इनके निर्भीक निर्णय लेने की क्षमता का। और शायद आप सब कम जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का निर्णय भी इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मिला था। मेरे लिए आप सब भगवान के समान हैं। पुनः मां भारती के उद्घोष के साथ आप एक बार फिर बुलंद आवाज में अपनी ओर से एक प्रतिज्ञा लेंगे कि यस, हम कमल का फूल ही यहां खिलाएंगे। यस, हम श्रीमान जयराम ठाकुर जी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अंतिम बात कि आपका वोट रवि धीमान को ही एमएलए नहीं बनाएगा। आपका एक एक वोट जयराम ठाकुर जी को ही मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। आपका एक एक वोट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ताकत देगा। इस प्रण के साथ 12 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर आप इस अपने भाई को अपना आशीर्वाद देंगे। और जैसे मैंने कहा, विकास की एक नई गाथा इस विधानसभा के अंदर लिखने की मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्रण लेता हूं। एक उद्घोष और फिर मैं अपील करूंगा जिनको सुनने के लिए आप आतुर हैं। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोकप्रिय विधायक और इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी
श्री रविंद्र कुमार जी धीमन और आपके लोकप्रिय सांसद जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को भारत की संसद में बहुत प्रभावी तरीके से उठाते रहते हैं, ऐसे श्री किशन कपूर जी, पीडीसी अध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह जी राणा, विनोद जी शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री रामरतन जी शर्मा, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, श्रीमती उषा राणा, कर्नल डीसी राणा जी एंड श्री जीवन कश्यप, और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज इस मैदान में मौजूद हैं। फूलों की हार पहनाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जिस समय आपके विधायक रविंद्र कुमार धीमन बोल रहे थे, उनकी बातों को मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था, गंभीरतापूर्वक सुन रहा था, और साथ ही साथ नीचे से लेकर ऊपर तक रवि धीमान को मैं देख भी रहा था। हमारा जो अपने जीवन का राजनीतिक अनुभव है, व्यक्तियों के संबंध में भी जो मूल्यांकन का एक तरीका है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपके विधायक रविंद्र कुमार धीमन एक ऐसे विधायक हैं बहनों भाइयों, जिनके अंदर सज्जनता और शराफत तो है ही, और साथ ही साथ जन सेवा के प्रति अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर देने की तड़पन है आपके विधायक के अंदर। एक ऐसे विधायक हैं आपके रविंद्र कुमार धीमन। यहां आने के पहले भी यहां के लोगों से मैंने पूछा कि उनके बारे में जन सामान्य में धारणा क्या है। बेहद खुशी हुई मुझे सुनकर। सभी का यह कहना था कि रविंद्र कुमार धीमन अपने विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। लेकिन मैं जानता हूं, कई बार मैं विधायक रह चुका हूं, कई बार से मैं सांसद हूं। चाहे विधायक हो अथवा सांसद हो, कितना भी सक्रिय क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं कि विधायक जी हमसे मिले नहीं, सांसद हमसे मिले नहीं। इस समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आपके विधायक को देखने के बाद और आपके सांसद किशन कपूर को भी मैं जितना जानता हूं, उनको देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके विधायक हो अथवा सांसद हो सकता है कोई काम छूट जाए, कहीं पर कोई चूक हो जाए, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के मस्तक को वह किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इस समय यहां विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हिमाचल प्रदेश यह देवभूमि है। उत्तराखंड को भी हम देवभूमि के रूप में जानते हैं। और इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं, यहां की हवा में वीरता और बलिदान की अनेकानेक कहानियां तैरती रहती हैं। यदि मैं नामों की चर्चा करना प्रारंभ करूं तो एक लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि हिमाचल की धरती ने एक से एक शेरों को पैदा किया है, एक से एक बहादुरों को पैदा किया है। कौन भूल सकता है मेजर सोमनाथ शर्मा को? कौन भूल सकता है मेजर धन सिंह थापा को? कौन भूल सकता है कैप्टन विक्रम बत्रा को? भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। आज हमारे यहां पर पूर्व सैनिक भी बैठे हुए हैं।
बहनों भाइयों, हमारे इन पूर्व सैनिकों का इस देश की रक्षा करने में कोई थोड़ा कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके चाहिए राणा जी, पीओके। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए मेरे बहनों भाइयों। चुनाव चल रहा है। चुनाव में स्वाभाविक है सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी और आपसे अपनी अपनी बातें रखेंगी। हम आएंगे तो यह कर देंगे, हम आएंगे तो वह कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। और हमारी बात से आप सहमत होंगे कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। और यह भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ, इसे चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह हमारी और आपकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट के रूप में उस समय प्रोजेक्ट हुए थे। चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था। मोदी जी बार बार मुझसे चर्चा करते थे, कहते थे अध्यक्ष जी यह देख लीजिएगा कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए घोषणा पत्र में जिसको हम पूरा न कर पाए। माने बराबर इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी, कहीं कोई ऐसी चीज घोषणा पत्र में न आ जाए जिसको हम पूरा न कर सकें और विश्वास का संकट जो भारत की राजनीति में वो और अधिक गहरा हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब घोषणा पत्र बन रहा था, उस समय भी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। बराबर सजग रहते थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि राजनाथ जी ध्यान रखिएगा, वही चीजें आनी चाहिए कि सरकार बनने के बाद जिसे हम पूरा कर सके। इस हद तक जाकर चिंता करने वाली पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। और बहनों भाइयों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन भारत की राजनीति में हम लोग किसी भी सूरत में विश्वास के संकट को गहरा नहीं होने देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं। धारा 370 की बात हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी। 1951 से जब से उसके बाद से चुनावी सिलसिला प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनसंघ के रूप में हम काम कर रहे थे। तब भी हम लोगों ने कहा जब कभी भी हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उसको हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। हमारी सारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां कहती थी ये भाजपा वाले, ये जनसंघ के लोग जब कभी चुनाव आता है तो जनता के आंखों में धूल झोंकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त कर देंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा हमारी सरकार आई और संसद में हमें बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेषाधिकार है वह खत्म हो गया। जो भी वादे किए थे, हम लोगों ने कहा था भारत के विभाजन के समय बहुत सारे ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो पाकिस्तान में रह गए थे, अथवा बाद में विभाजन हुआ, पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, उसमें ऐसे लोग हैं, अथवा अफगानिस्तान में यदि वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वह भारत आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। लोग कहते थे ये कैसे करेंगे?
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी यह समय आ गया है, इस काम को करना चाहिए। जब मैं भारत का गृह मंत्री था उसी समय मैंने इसका बिल तैयार किया। लोकसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो पाया था। लेकिन जब राज्यसभा में भी बहुमत आ गया तो आज के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसे लोकसभा में भी पेश किया और राज्यसभा में भी पेश करके उसे पारित करा दिया। बहनों भाइयों, आज हमारा कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो भी पहले भारत का नागरिक रहा है, अविभाजित भारत का, उसका उन देशों में धार्मिक उत्पीड़न होता है, भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो डंके की चोट पर हम उसको नागरिकता मुहैया कराएंगे। यह कानून भी हमने वादा किया था बनाने का, उस वादे को भी हमने पूरा किया। ऐसे बहुत सारे वादे हैं। किन किन वादों की चर्चा करो। कहा था हम लोगों ने कि आएंगे तो भव्य राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर बनकर रहेगा। जो कहा था वो प्रत्यक्ष रूप से पूरा होता हुआ आप जाकर देख सकते हैं अयोध्या की धरती पर। कभी न कभी टेलीविजन के पर्दे पर भी आपने देखा होगा कि अयोध्या की धरती पर कैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह कोई नहीं कह सकता जो हम लोगों ने कहा वह नहीं किया। देश का आर्थिक दृष्टि से भी हम लोगों ने विकास किया है। अभी हमारे सांसद जी बतला रहे थे कि देश में गरीबी पहले के अपेक्षा कैसे कम हुई है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, जिस समय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में सारी दुनिया में हमारा भारत 9वें-10वें स्थान पर था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा हुआ कि जो भारत आज के 8 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 9वें-10वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के 5 देशों में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत भी खड़ा हो गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं है। 10 वर्ष समाप्त होते होते, अगला दशक समाप्त होते होते बहने भाइयों, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के 5 देशों में है तो आकर टॉप 3 कंट्रीज में हमारा देश की अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में खड़ा हो जाए। कभी कभी हमारे विरोधी लोग ये कहते हैं कि साहब महंगाई बढ़ रही है। मैं कांग्रेस के दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। आप लोगों की हुकूमत रही है, मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई की दर आपके समय 11%, 12% तक पहुंची है। कोरोना का संकट केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर छाया हुआ था। दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। दुनिया के हर देश में महंगाई बढ़ी है। दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका, वहां पर भी महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। जापान में बढ़ी है, कोरिया में बढ़ी है, चीन में बढ़ी है। और बहनों भाइयों, आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने कि भारत में महंगाई की दर को 7% से अधिक नहीं बढ़ने दिया, जबकि यही अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है वहां पर 12% से अधिक की महंगाई। 2 साल का कोरोना का संकट था। 2 साल का कोरोना का संकट था। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। इधर तो लगभग 9-10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने महंगाई को रोके रखने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। और बहनों भाइयों, हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। आज के कुछ वर्षों पहले, यदि जब यहां कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी जितनी गंभीरतापूर्वक उसे लिया जाना चाहिए। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। बीजेपी जिंदाबाद। मैं अपने राजनीतिक जो हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां हम उनको भी कहना चाहता हूं, यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए बराबर झूठ बोला जाए, जनता को गुमराह किया जाए। सार्थक राजनीति यदि करनी है तो सार्थक राजनीति सच बोलकर ही की जा सकती है और सच बोलकर ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति का सार्थक राजनीति करती है। जनता को गुमराह करके हम राजनीति नहीं करना चाहते। आज दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के कामकाज की सराहना कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा रूस, उसके भी राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री की कितनी सराहना की, किस प्रकार का शानदार नेतृत्व किया है। और बहनों भाइयों, केवल रूस नहीं, दुनिया के कई देशों में जहां चले जाइए लोग भारत के नेतृत्व यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और जिस समय अखबारों में मीडिया में खबरें आती हैं, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है बहनों भाइयों कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इतनी मान्यता प्राप्त है। हम सबको फक्र होना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था धारा 370 की। धारा 370 समाप्त होने के बाद बहनों भाइयों आतंकवाद कम हुआ है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं और ऐसे ही यकीन दिलाना चाहता हूं आतंकवाद खत्म होकर रहेगा, चाहे उसके लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़े हमारी सरकार वह कदम उठाएगी। आपको याद होगा कि उरी और पुलवामा में किस प्रकार की वारदात आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर कर दी थी। हमारे बहुत सारे सुरक्षा के जवान मारे गए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों के साथ मीटिंग करके चटपट फैसला कर लिया और उसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने इस पार से नहीं उस पार पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह ताकत है हमारे भारत की। यह कोई छोटी मोटी ताकत भारत के पास नहीं है। भारत का हौसला बुलंद है बहनों भाइयों। इस समय कोरोना के संकट को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे संभाला है, उसे हैंडल किया है, दुनिया के देशों में उसकी सराहना हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने भी उसकी सराहना की है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां अब भी तीसरी बार लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं है। क्या इन सब सारी चीजों पर हमें गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? क्या करना चाहते हैं? केवल झूठे आरोप चस्पा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाई, कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राप्त होना चाहिए। रक्षा विभाग का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह फैसला कर लिया कि रक्षा मामलों में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पहले हमारे टैंक, गन, बारूद, गोले, मिसाइल हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, कभी भारत में बनाने के संबंध में सोचा ही नहीं। आज हम भारत में बहुत सारी चीजें बनाने लगे
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, भारत में ये सब सारी चीजें बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से यह चीज बननी चाहिए, केवल भारत के लिए नहीं बननी चाहिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बननी चाहिए। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉरवर्ड। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने तो ऐसे 410 आइटम तय कर दिए हैं कि हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे। जो रक्षा की सामग्रियां हैं, रक्षा की सामग्रियां तैयार करने वाली जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें से भी 2500 3000 ऐसी चीजें कंपोनेंट्स तय कर दिए हैं कि हम ये दुनिया के दूसरे देशों से इसे नहीं लेंगे, भारत में बनेंगे। भारत को हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों पर लंबे समय तक हम निर्भर नहीं रह सकते। बहनों भाइयों, हमारी सेना का भी हौसला बुलंद हुआ है और चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, मैं खुलकर तो कोई बात नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का वहां पर परिचय दिया है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार अपने सेना के जवानों का हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाई, जहां तक विकास का प्रश्न है, जहां तक विकास का प्रश्न है, उस संबंध में बहुत अधिक मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, कल्पना नहीं कर सकता था कोई जो जो काम इस सरकार ने किए। आते ही 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि 2022-2023 समाप्त होते होते हम भारत में ऐसे हालात पैदा करेंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो। और बहनों भाई, आज मैं कह सकता हूं शायद ही कोई बचा होगा। हर घर में नल और नल में जल पहुंचना चाहिए, हर घर घर में। क्या कोई माताएं बहनें पहले कल्पना करती थी कि कोई सरकार आएगी, हर घर में नल ले जाएगी और नल में जल मिलेगा, हमको घर में बैठे बैठे मिलेगा? यह काम अभी चल रहा है। हिमाचल में भी बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे क्षेत्रों में यह काम हुआ है। और जो से क्षेत्र शेष बचे हैं, बहनों भाइयों, इस बार सरकार बनाइए, उन क्षेत्रों में भी यह काम होकर रहेगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक बात की और, यहां पर जब भी विकास के लिए पैसा देने की बात होती थी तो कांग्रेस के लोग और विशेष रूप से हमारे उस समय के राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करता, न मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम क्या करें, हम नीचे 100 पैसा भेजते हैं विकास के लिए, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह राजीव गांधी जी ने अपनी मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी मुकम्मल व्यवस्था कर दी कि बहनों भाइयों, आज दिल्ली की बैंकों से यदि 100 पैसा चलता है तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, वह 99 पैसा नहीं होने पाता। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब बात छोड़िए, हिमाचल को ही लीजिए। हिमाचल के लिए भी केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया है, हमने हिमाचल के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। हिमाचल के साथ यह वीरों की धरती है, पराक्रमियों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। जितना भी इस धरती के लिए किया जाएगा वह बहनों भाइयों कम रहेगा। कभी किसी ने सोचा था कि अब यहां पर भी एम्स खुल जाएगा, कभी किसी ने सोचा था कि हर जिले जिले में मेडिकल कॉलेजेस बन जाएंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि 6 स्थानों पर यहां मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं अथवा बन गए हैं। क्यों कपूर जी, बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं। IIM यहां के नौजवान इसके लिए तरस रहे थे। एक से एक चीजें हुई हैं। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, यह कोई साधारण योजना नहीं है।
पहले कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था, पैसे के अभाव में वह दम तोड़ देता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था भले ही कोई गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह बीमार हो जाता है तो उसे हम पैसे के अभाव में दम नहीं तोड़ दे देंगे बहनों भाइयों, उसका इलाज किया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया गया है। और हमारे यहां के मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर ने उसके आगे भी बढ़ चढ़कर कुछ व्यवस्था कर दी है। जो बहुत गरीब है, अपाहिज हो गए, इलाज नहीं करा सकते, हर महीने उनको 3000 रुपए की धनराशि मुहैया करा रहे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बहनों भाइयों, हम लोगों का लक्ष्य है भारत को एक सशक्त भारत बनाने का, भारत को एक स्वाभिमानी भारत बनाने का, एक स्वावलंबी भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। आप सबका भी सहयोग और प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो इस लक्ष्य को हम लोग हासिल करके रहेंगे, मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। बातें बहुत सारी हैं, यदि मैं चर्चा करूंगा तो आगे की हमारी सभा छूट जाएगी। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे रवि जी को, रवि धीमान जी को भारी मतों से नहीं सचमुच जिताना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लो। और रवि धीमान जी, आप चुनाव जीत जाइएगा। एक मिनट, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। रवि धीमान जी चुनाव जीतेंगे तो जीतने के बाद रवि धीमान जी को मैं कहूंगा कि जब भी समय मिले, कभी 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना, जब कभी मेरा हिमाचल का दौरा लगे, एक बार मुझे जरूर यहां पर बुला लेना बहनों भाई। और यहां पर मैं आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सबका पूरा समर्थन रवि धीमान जी को प्राप्त होगा और रिकॉर्ड तोड़ विजय हमारे रवि धीमान जी की इस विधानसभा क्षेत्र से होगी, यह विश्वास लेकर जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, भावनात्मक लगाव है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव था, इसे भी आप जानते हैं। हमारे मोदी जी का भी भावनात्मक लगाव है इस हिमाचल के साथ। मुझे मालूम है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का वह काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने से कहकर हिमाचल का प्रभार मांगा था, क्योंकि हिमाचल के प्रति एक उनका लगाव है। और यही कारण है कि बहनों भाइयों, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनाया है तो ही हिमाचली मां की कोख से पैदा हुए जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष बनाया। इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री कांग्रेस बताए, हिमाचल का सम्मान दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वाभाविक भावनात्मक लगाव हिमाचल के साथ है बहनों भाइयों, उसके कारण यह संभव हो पाया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी अभी आपके बीच थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी जन नीतियों के माध्यम से आप सबको अवगत करवाया हुआ है, हम सब ये चाहेंगे कि विधानसभा के जिस जिस कोने से आप सब आए हैं, विधानसभा के हर कोने में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बताई गई बातें आप वहां पर पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से आपका भारी संख्या में यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं जिस कुशल तरीके से आप यहाँ पहुंचे हैं, वापिस अपने घर भी इसी तरह सुकुशल होकर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार।